everyone. My name is Abhishek and welcome to Go for Agriculture. So guys, आज के लेक्चर नंबर 37 ऑफ एग्रोनॉमी में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्रॉप ओट्स, राई एंड ट्रिटिकेल. सो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. हमारे चैनल और वीडियोस अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं. साथ साथ अगर आपको कंटेंट चाहिए यानी नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, तो आप हमारे ऐप GFA एजुकेशन ऐप, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, इवन हमने चारों चीज़ों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इन चारों चीज़ों को देख सकते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को. और इस लेक्चर में मैंने जैसे मेंशन किया है कि हम पढ़ेंगे ओट्स, राई एंड ट्रिटिकेल के बारे में. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओट, फिर पढ़ेंगे राई और फिर पढ़ेंगे ट्रिटिकेल के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक के साथ. फर्स्ट टॉपिक है वो है ओट्स. तो ओट्स को अगर आप हिंदी में देखो तो इसको जौ कहा जाता है और कई जगह पे इसको जई भी कहा जाता है. ठीक है. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके ओरिजिन के बारे में, और इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है एवियना सटाइवा. ठीक है. इसका ओरिजिन देखें तो ओरिजिन कहा जाता है एशियाटिक ओरिजिन है. ठीक है, एशिया में हुआ है. और मोर प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो एशिया माइनर इज बिलीव टू बी द ओरिजिन ऑफ ओट्स. ठीक है. अब एशिया माइनर क्या है? एशिया माइनर जो मॉडर्न टर्की वाला जो रीजन है, वो प्लेट जो कि सराउंडेड है ब्लैक सी, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी से, उस रीजन को हम कहते हैं एशिया माइनर. ठीक है. तो ओरिजिन जो है वो उस जगह पे बताया जाता है. जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करें तो ओट्स एरिया एंड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड जो है वो है 27 मिलियन हेक्टेयर एंड 40 मिलियन टन्स रेस्पेक्टिवली. कंट्रीज जो हैं जो कि वाइडली प्रोड्यूस करती हैं वो है रशिया यानी रशियन फेडरेशन, USA, कनाडा, पोलैंड, चाइना, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया. सो ये कुछ मेजर कंट्रीज़ हैं जिनमें प्रोडक्शन किया जाता है ओट्स का. अगर हम इंडिया में अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है, ये जो स्टेट्स हैं वो मेजरली इसको प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है. लेकिन अदर स्टेट्स लाइक MP, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल आर ऑल्सो ग्रोइंग स्टेट्स फॉर दी ओट्स. तो ये हमने दो चीज़ें डिस्कस करी, ऑरिजिन एंड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. सो नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. अगर हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो ओट इज़ अ गुड कैटल फीड. सबसे पहले हम ओट का यूज़ करते हैं कैटल फीड में. ह्यूमन फूड कंजम्पशन में भी इसका यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ गुड क्वालिटी ग्रेन, जिसको हम लोग ओट मील और कुकीज़ के फॉर्म में हम जनरली यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा कि जनरली ओट्स के पैकेट आते हैं जिनको हम दूध यानी मिल्क के साथ हम उसको यूज़ करते हैं. ठीक है. सो अगर हम बात करें इसके वेराइटीज़ यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है, 3 टाइप्स ऑफ जो ओट हैं वो इंडिया में कल्टिवेट की जाती हैं, इवन वर्ल्ड में कल्टिवेट की जाती हैं. इनका जो टाइप है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इनके क्रोमोसोम नंबर पे. ठीक है. 7 हैप्लॉइड यानी 14 क्रोमोसोम्स, 14 हैप्लॉइड यानी 28 क्रोमोसोम्स एंड 21 हैप्लॉइड यानी 42 क्रोमोसोम्स. तो आप क्रोमोसोम से याद कर रख सकते हो या फिर हैप्लॉइड कंडीशन से याद रख सकते हो. 7, 14 एंड 21 ये हैप्लॉइड कंडीशन है, या फिर इसका डबल आप कह सकते हैं 14, 28 एंड 42 क्रोमोसोम्स आर द 3 टाइप्स ऑफ ओट्स दैट वी कल्टिवेट. ठीक है. कॉमन ओट्स जो है जिसका मैंने नाम बताया एवियना सटाइवा, जो स्प्रेड है 80% ऑफ द टोटल ओट एरिया. ठीक है. एवियना सटाइवा जो है मैक्सिममली 80% ऑफ द लैंड एरिया, टोटल प्रोडक्शन जो है उसमें से 80% जो होता है ये कॉमन ओट होता है. एवियना ब्रिविस, ठीक है, इज शॉर्ट ओट ग्रोन इन साउथ यूरोप फॉर ग्रीन फॉडर. तो आप देख रहे हो उसका हम ग्रीन फॉडर में भी इसका यूज़ करते हैं. ठीक है. और लास्ट जो है वो है एवियना एबिसिनिका. ठीक है. ये कहाँ है? एबिसिनियन ओट ग्रोन इन नॉर्थ अफ्रीका. तो हमने 3 टाइप का ओट पढ़ लिया. ठीक है. कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, मतलब ग्रो किया जाता है, और कहाँ उसका पर्पस क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी. रेड ओट्स इज ग्रोन अराउंड मेडिटेरियन रीजन. तो ये इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पार्ट हो जाता है. यहाँ पे मैंने इसका इमेज ऐड किया है, आप यहाँ से देख सकते हो ओट ऐसा दिखता है. ठीक है. इसके ऊपर अभी ग्रेन के ऊपर जो है कवर लगा हुआ है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज द रिक्वायरमेंट्स. यस, 1 मिनट. यस, नेक्स्ट इज द रिक्वायरमेंट, सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट. अगर इनके रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें, सबसे पहले सॉइल, तो ये जो है वाइड रेंज ऑफ सॉइल में लगाया जाता है, मतलब लग सकता है. गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. ठीक है. एंड मोर सूटेड फॉर ओट्स कल्टिवेशन. ठीक है. गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. हाई नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल इज नॉट डिजायरेबल कंडीशन मे लीड टू द लॉजिंग. ठीक है. आपको लॉजिंग इफेक्ट पता है, मैंने बताया था, जो बेंड कर जाना, स्टेम जो है जस्ट अबव द सॉइल लेवल बेंड कर जाता है, तो लॉजिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम नाइट्रोजन कम ही डालें तो ज़्यादा बेटर है. क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, ग्रोज बेस्ट इन कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट. ठीक है. मॉइस्ट एंड कूल क्लाइमेट चाहिए. ऑल्सो बेस्ट अडेप्टेड टू दी कॉटन बेल्ट. अब कॉटन बेल्ट कहाँ है?
जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, यानी अगर हम बात करें वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ द इंडिया, इनको कॉटन बेल्ट में काउंट करते हैं, तो उस रीजन में भी हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन जो है बेटर है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ओट्स। ठीक है, कूल वेदर इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ग्रेन फिलिंग एंड हाई ईल्ड, फॉर हाई ईल्ड। ग्रेन फिलिंग स्टेज में जो इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो थोड़ा सा लो होना चाहिए। अगर इनकी स्पेसिफिक वेराइटीज़ के बारे में अगर हम बात करें, सो लेट्स टॉक अबाउट दी वेराइटीज़। तो इसके जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं वो हैं कैंट, ठीक है, अल्जीरियन, बंकर 10, कोचमैन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन सेम है वीट के लिए। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आप वीट वाला लेक्चर जो जस्ट इससे पहले मैंने बनाया था, मेज, और मेज के पहले वीट, तो आप वहाँ पे वीट का लेक्चर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग टू द सीड्स एंड सोइंग। सो सबसे पहला हमें सीड्स को लगाने के पहले उसकी फैनिंग करनी पड़ती है। फैनिंग मतलब हम विंड के डायरेक्शन में खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे ऊपर से ग्रेन्स को गिराते हैं ताकि जो लाइट वेटेड जो सीड्स हैं यानी ग्रेन्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकें। अगर वो नहीं करेंगे तो जर्मिनेट करने के बाद ही क्या है, उनका जो स्टेम होगा वीक होगा, जो ईल्ड होगा वो पुअर होगा। इसीलिए सबसे पहले हम फैनिंग करते हैं और जो लाइट वेटेड सीड्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। फैनिंग करने से अप्रॉक्स 25 to 30% ऑफ जो सीड्स हैं वो नॉर्मली क्या हो जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करें सीड रेट, तो सीड रेट रिकमेंड किया जाता है 100 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, बेस्ट टाइम जो है वो है मिड ऑफ द अक्टूबर टू मिड ऑफ द नवंबर। उसमें परफेक्ट टाइम अगर हम बात करें तो 15 अक्टूबर जो है उसको ऑप्टिमम टाइम कहा जाता है फॉर दी फॉडर प्रोडक्शन। अगर हम ओट्स का कल्टीवेशन फॉर फॉडर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 15 अक्टूबर इज दी बेस्ट या फिर ऑप्टिमम टाइम। ठीक है, अगर मेथड ऑफ सोइंग अगर बात करते हैं तो ड्रिल सोइंग कर सकते हैं, इट इज़ बेटर दैन दी ब्रॉडकास्टिंग, यानी जनरली छिड़काव करने से बेटर है कि आप उसमें ड्रिल करो और वहाँ पे सीड को डालो। ठीक है, दीज आर दी सीड एंड सोइंग टेक्निक्स। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट दी स्पेसिंग। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है स्पेसिंग की आपने किस पर्पस से लगाया है। अगर आपने फॉडर के लिए लगाया है तो जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो 20 से 23 सेंटीमीटर रोज स्पेसिंग होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेन प्रोडक्शन के लिए लगाया है तो 23 to 25 सेंटीमीटर, यानी ग्रेन प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा हमें ज़्यादा स्पेस देना है। ठीक है, कि वहाँ पे हम ज़्यादा मेन ध्यान देने लग जाएंगे ग्रेन्स के ऊपर, और फॉडर प्रोडक्शन में हमें लीव्स वगैरह चाहिए। ठीक है, सो हमने डिस्कस कर लिया सीड एंड सोइंग, स्पेसिंग। नाउ वी कम टू दी मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर पार्ट। ठीक है, हम जानते हैं किसी भी फील्ड को प्रिपेयर करने के टाइम में हमें उसमें FYM डालना होता है, तो इसमें 12.5 टन ऑफ हेक्टेयर पर हेक्टेयर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, 12.5 टन ऑफ FYM पर हेक्टेयर टू बी यूज्ड अप्लाइड बिफोर प्लोइंग। ठीक है, और इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं सोइंग के पहले। ठीक है, प्लो करना है और इनकॉर्पोरेट कर देना है बिफोर सोइंग। जो रिकमेंडेड डोज है, देखिए आपको कभी भी अपने फील्ड में यूज़ करना है तो आप गवर्नमेंट से सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं, उसके तरीके से आप यूज़ करें। लेकिन अगर नहीं है तो आप एक तरीका आप देख लो कि 80:40:0 का रेशियो, यानी NPK, पोटेशियम 0 kg डालना होता है। ठीक है, NPK रेशियो कितना है, 80:40:0। ठीक है, पर हेक्टेयर इज रिकमेंडेड डोज फॉर फर्टिलाइजर। 100% ऑफ द फॉस्फोरस टू बी अप्लाइड एज बेसल। अब बेसल डोज क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सोइंग, मतलब सोइंग के टाइम पे हमने जो डाल दिया है, यानी जब हमने फील्ड प्रिपेयर किया था स्टार्टिंग में ही, उस टाइम पे ही हमें 100% फॉस्फोरस यूज़ कर देना होता है। अब 80 kg में से 60 kg ऑफ नाइट्रोजन टू बी अप्लाइड एज बेसल, 10 kg एट द फर्स्ट इरीगेशन एंड 10 kg एट द सेकंड इरीगेशन इज गुड फॉर द हायर यील्ड। यानी इसको हम स्प्लिट्स में करेंगे। 80 kg जो नाइट्रोजन हम दे रहे हैं पर हेक्टेयर, उसमें 60 kg एट द बेसल डोज, 10 kg एट द फर्स्ट इरीगेशन एंड 10 kg एट द सेकंड इरीगेशन फॉर बेस्ट यील्ड। ठीक है, 10 kg of nitrogen to be applied after first cutting. ठीक है, if sown for fodder कम grain। अगर हमें पहले फॉडर चाहिए और ग्रेन चाहिए तो हम फर्स्ट कटिंग के बाद भी 10 kg ऑफ नाइट्रोजन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट हो गया। नाउ कम टू दी वाटर मैनेजमेंट। ओट रिक्वायर्स हायर वाटर दैन वीट। वीट से भी ज़्यादा वाटर चाहिए। ठीक है, इसीलिए जनरली जो फार्मर्स हैं वो वीट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और हमारा उस तरीके से जो यूज़ भी है वो कम है ओट का बेसिकली, तो हम वीट को इसलिए भी ज़्यादा कल्टीवेट करते हैं। 4 to 5 इरीगेशन जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, गुड यील्ड के लिए। जनरली इरीगेशन इमीडिएटली आफ्टर ईच कटिंग इज मैंडेटरी। ईच कटिंग के बाद जो इरीगेशन है वो मैंडेटरी, अगर आप करते हो तो अच्छी यील्ड मिलेगी। ठीक है, इरीगेशन यानी पानी का छिड़काव। ठीक है, क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन ऑफ ओट्स इज टिलरिंग स्टेज। जब टिलर्स निकलने वाले हैं उस टाइम पे आपको वाटर मैनेजमेंट यानी वाटर जो है प्रॉपर आपको देना पड़ेगा क्रॉप को। अगर नहीं देते हो तो जो ईल्ड है वो, यानी जो टिलर्स के नंबर हैं वो भी कम होंगे और एक टिलर पे जो ग्रेन्स लग रहे हैं वो भी कम बनेंगे।
और उनकी भी जो क्वालिटी होगी वो भी डाउन होगी। ठीक है, तो दिस इज़ द वाटर मैनेजमेंट फॉर द ओट क्रॉप। नाउ कम टू द वीड मैनेजमेंट। तो वीड मैनेजमेंट में अगर हम बात करते हैं तो वन हैंड वीडिंग इज सफिशिएंट। इसमें वीड्स कम लगते हैं तो इसलिए वन हैंड वीडिंग इज सफिशिएंट। नाउ कम टू दी हार्वेस्टिंग। 120 टू 150 डेज रिक्वायर्ड टू मैच्योर द क्रॉप। ठीक है, हम तब हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। कॉमन प्रैक्टिस इज 2 और 3 कटिंग्स फॉर फॉडर एंड देन फॉर ग्रेन। मतलब फॉडर के लिए हम पहले 2 से 3 कटिंग कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम ग्रेन्स के लिए इसको छोड़ देते हैं। अगर क्रॉपिंग सिस्टम बात करें तो क्या हमें फील्ड में सिर्फ ओट्स लगाना चाहिए? नहीं, हम क्रॉपिंग सिस्टम में सॉर्गम लगा सकते हैं। मतलब सॉर्गम, इसके साथ में ओट और मेज, यानी इन तीनों को एक साथ लगाया जा सकता है। ठीक है, मेज ओट मेज लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न है। मतलब आप सॉर्गम लगाओ, फिर ओट लगाओ, फिर मेज लगाओ। ठीक है, काउपी ओट ये सिस्टम, मस्टर्ड मेज काउपी, ये सारी चीज़ों को हम लगा सकते हैं एज ए क्रॉपिंग पैटर्न। तो आप इसको इंटर क्रॉपिंग में भी समझ सकते हो, और इसमें अगर मल्टीपल क्रॉपिंग बात करें तो उसमें भी हम चीज़ें समझ पा रहे हैं इसको। ठीक है, अगर आप देखो क्रॉपिंग पैटर्न में 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज द इंटर क्रॉपिंग एंड सेकंड इज द मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, इंटर क्रॉपिंग मतलब एक क्रॉप के बीच में आपने कौन सी क्रॉप लगाई है। ठीक है, और मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहने का मतलब है कि आपने एक फील्ड में कितने सारे क्रॉप्स लगा दिए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सॉर्गम ओट मेज लगा सकते हैं, मेज ओट मेज लगा सकते हैं, काउपी ओट, ठीक है, प्लस मस्टर्ड मेज प्लस काउपी, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। तो दिस इज द क्रॉपिंग सिस्टम। अगर हम बात करें ईल्ड के बारे में, तो ईल्ड जो है 50 टू 60 टन ऑफ फॉडर मिलता है। ठीक है, और 200 टू 400 केजी ग्रेन मिलता है पर हेक्टेयर। ठीक है, मैक्सिमम ग्रेन ईल्ड जो होता है वो होता है 3 से 3.5 टन जो है वो मैक्सिमम जो हमारा पॉसिबिलिटी है वो मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बात करी ओट के बारे में। आई होप आपको ओट जो क्रॉप है वो प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड क्रॉप विच इज़ राई। ठीक है, तो राई का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सिकेल सिरेल। ठीक है, सिकेल सिरेल आप यहाँ पे देख लेना। सिकेल में एस कैपिटल होना चाहिए और सिरेल में सी स्मॉल, जो कि मेंशन है। और साथ साथ ये अगर हम हैंड रिटन कर रहे हैं तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए। अगर ये टाइप्ड है, ये पीपीटी जिन्होंने आज बनाई है वो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर गए, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप सिकल सेल लिख रहे हैं यानी साइंटिफिक नेमिंग को लिख रहे हैं, तो इफ़ यू आर टाइपिंग तो आप में जो ये जीनस नेम है वो फर्स्ट वर्ड जो होना चाहिए कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट शुड बी कैपिटल और इटैलिक्स में होना चाहिए था। अगर हैंड रिटन करते हो तो सेम चीज़ फॉलो करो, लेकिन आपको उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द राई क्रॉप। ठीक है, राई, तो आप इसके सबसे पहले ऑरिजिन के बारे में देखो। तो ऑरिजिन इज वेस्टर्न एशिया टू द सदर्न रशिया। ठीक है, रशिया और वेस्टर्न एशिया को कहा जाता है राई का ऑरिजिन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें वर्ल्ड एरिया में, तो टोटल 16 मिलियन हेक्टेयर जो है लैंड यूज़ होता है। प्रोडक्शन 40 मिलियन टन्स का है। ठीक है, लीडिंग कंट्रीज में अगर हम बात करें राई का तो वो है रशिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूएसए, कनाडा, पोलैंड एंड टर्की। दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज विच प्रोड्यूसेस राई। इन इंडिया अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा एंड यूपी कल्टीवेट राई क्रॉप। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, राई क्यों करते हैं? तो राई एज ए देखिए पैस्चर क्रॉप भी यूज़ किया जाता है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप भी यूज़ किया जाता है, कवर क्रॉप भी यूज़ करते हैं। और आपने सुना होगा जब जो हमारा ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे फ्लोर वीट के साथ साथ राई भी मिक्स किया जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज़ अ माइनर रबी सीरियल क्रॉप यूज्ड फॉर ग्रीन फॉडर। ठीक है, राइस कल्टिवेटेड एज पैस्चर क्रॉप, green manure crop and cover crop. Third is used to mix with wheat flour for bread making. यहाँ पे मैंने राई का इमेज यूज़ किया है, आप यहाँ से इसको देख सकते हो। ठीक है, राई कैसा दिखता है। सो नाउ मूविंग टू द रिक्वायरमेंट्स, सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स। तो अगर हम इसके सबसे पहले क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो इट इज़ अ विंटर हार्डी सीरियल। ठीक है, एंड कैन टॉलरेट कोल्ड बट नॉट हीट। मतलब ये फ्रॉस्ट को यानी ठंडेपन को टॉलरेट कर सकता है, गर्मी को टॉलरेट नहीं कर सकता। सेकंड, अगर सॉइल रिक्वायरमेंट देखें तो इट इज़ ओनली द रबी सीरियल मोस्ट सूटेड फॉर सैंडी सॉइल। ठीक है, सैंडी सॉइल में भी इकलौता सीरियल क्रॉप है जो सैंडी सॉइल में भी ग्रो कराया जा सकता है, बट इट कैन बी कल्टिवेटेड इन ऑल सॉइल्स। ऑल टाइप ऑफ सॉइल में इसका कल्टिवेशन हम कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द कल्चरल प्रैक्टिसेस। सो अगर हम कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है सीजन। सीजन जो है विंटर एंड स्प्रिंग सीजन्स आर बेस्ट, क्योंकि हम समर सीजन में तो इसको अभी हमने जस्ट पढ़ा, समर सीजन में हमें प्रॉब्लम होगी। वैरायटीज़ के बारे में बात करें तो जो बहुत सारे हैं वैरायटीज़, न्यूमरस वैरायटीज़ हैं। ठीक है, उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विंटर सीजन वैरायटीज़ हैं जैसे फॉर द फॉरेज
ठीक है, एथेंस, ठीक है, ग्रेन टाइप अगर हमें यूज़ करना है तो रोजन, ठीक है, डैकोल्ड, ये सारा चीज़ का मतलब विंटर सीजन जो वेराइटीज़ हैं ये हैं। स्प्रिंग सीजन के लिए प्रोलिफिक, मर्सेड, दीज आर दी वेराइटीज़। ठीक है, आप नाम से ही पता कर रहे होगे, आप देख रहे होगे कि ये जो वेराइटीज़ हैं वो यहाँ पे डेवलप हुई नहीं है, क्योंकि इन क्रॉप्स का जो यूज़ है इंडिया में बहुत कम है, लिमिटेड यूज़ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके टाइम ऑफ सोइंग पे। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, टाइम ऑफ सोइंग। तो टाइम ऑफ सोइंग में अगर हम बात करें तो फॉर फॉरेज पर्पस अक्टूबर इज़ बेस्ट। ठीक है, ग्रेन के लिए नवंबर इज़ द ऑप्टिमम फॉर सोइंग। ठीक है, पैस्चर क्रॉप के लिए अगर हम बात करें, यानी पैस्चर यानी ग्रीन मैन्योर के लिए या फिर कवर क्रॉप्स के लिए, तो राई मस्ट बी सोन इन अगस्त मंथ। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आप। ठीक है, सीड रेट जो है वो फॉरेस्ट क्रॉप के लिए 80 kg पर हेक्टेयर, एंड ग्रेन पर्पस के लिए अगर हम बात करें तो वो क्या है, 60 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, लैंड प्रिपरेशन, ठीक है, लैंड प्रिपरेशन जैसे है विंटर सीरियल्स और एज डन टू अदर विंटर सीरियल्स। ठीक है, जनरली जो विंटर में हम सीरियल्स लगा सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं, सिमिलरली वैसे ही लैंड प्रिपेयर करना है, फाइन टिल चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जनरल है, लैंड प्रिपरेशन में हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, जो नॉर्मल लैंड प्रिपरेशन होता है वैसे ही करते हैं। इंपॉर्टेंट इज मेथड ऑफ सोइंग, तो ड्रिल सोइंग जो है बेटर है ब्रॉडकास्टिंग से, जैसे हमने अभी उससे पहले पढ़ा था ओट्स में। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो अबाउट 12.5 टन ऑफ FYM पर हेक्टेयर टू बी यूज इनकॉर्पोरेटेड बिफोर सोइंग। नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट जो है वो 50 kg पर हेक्टेयर अप्लाइड इन 2 splits एज बेसल एंड ड्यूरिंग फर्स्ट इरीगेशन। ठीक है, बेसल डोज में 2 स्प्लिट में करना है, बेसल डोज एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट इरीगेशन। फॉस्फोरस 40 kg पर हेक्टेयर इज अप्लाइड एज बेसल। ठीक है, पोटेशियम 65 kg पर हेक्टेयर इज अप्लाइड एज बेसल। ठीक है, तो इसका जो रेशियो है क्या हो गया, 50:40:65। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द इरीगेशन मैनेजमेंट यानी वाटर मैनेजमेंट, CRI। ठीक है, क्राउन रूट इनिशिएशन एंड फ्लॉरिंग स्टेजेस आर क्रिटिकल फॉर इरीगेशन। ठीक है, 2 स्टेजेस बहुत क्रिटिकल है, वहाँ पे आपका पानी अवेलेबल होना चाहिए। मिनिमम यहाँ पे 6 इरीगेशन जो हैं वो बेटर प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। ड्यूरिंग सोइंग CRI जो इनका होता है वो होता है 20 to 25 डेज ऑफ सोइंग पे। टिलरिंग जो होता है 40 to 45 डेज ऑफ सोइंग पे, यानी टिलर्स जो निकलने लग जाते हैं। लेट जॉइंटिंग स्टेज पे होता है 70 to 75 डेज के। ठीक है, फ्लॉरिंग एंड 2 स्टेजेस गिव हायर ईल्ड। मतलब ये 6 इरीगेशन स्टेजेस हैं। ठीक है, CRI, टिलरिंग, लेट जॉइंटिंग, फ्लॉरिंग, 2 स्टेजेस, ये सारे जो स्टेजेस हैं इस पे इरीगेशन इज मस्ट। लेकिन उनमें अगर अवेलेबल नहीं है वाटर तो एटलीस्ट CRI एंड फ्लॉरिंग स्टेज पे तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं दिया तो क्रॉप डेड, कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी ईल्ड नहीं होगा। इफ लिमिटेड इरीगेशन ओनली अवेलेबल, 1 इरीगेशन मीन्स एट CRI। ठीक है, आप लास्ट वाली लाइन को पढ़ो, इफ लिमिटेड इरीगेशन ओनली अवेलेबल, 1 इरीगेशन मीन्स एट CRI। 2 इरीगेशन मीन्स, ठीक है, अगर हमें एक ही इरीगेशन देना है तो CRI पे देंगे, 2 इरीगेशन देना है तो CRI पे दीजिए एंड फ्लॉरिंग स्टेजेस पे दीजिए। 3 इरीगेशन अगर देना है तो CRI, लेट जॉइंटिंग एंड फ्लॉरिंग मस्ट बी गिवन। तो ये सारी चीज़ें हैं फॉर द इरीगेशन मैनेजमेंट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट इज द हार्वेस्टिंग यानी हार्वेस्ट फॉर फॉरेज पर्पस, 2 कटिंग एट 50 to 55 डेज इंटरवल। फर्स्ट थिंग, अगर फॉरेज के लिए कर रहे हैं तो हमने क्या कर लिया, 2 कटिंग करना है 50 to 55 डेज के इंटरनल पे। फॉरेज कम ग्रेन, हमें दोनों चीज़ चाहिए, तो 2 कट्स एज अबव, जैसे हमने पढ़ा फॉरेज के लिए वो तो कट करना ही है, बट द सेकंड आफ्टर मैच्योरिटी। ठीक है, मतलब हमने जो कटिंग करी है वो 50 to 55 डेज पे करना है, लेकिन जो सेकंड कटिंग करेंगे आफ्टर मैच्योरिटी करेंगे, यानी जब ग्रेन्स वगैरह लग जाएं। तो दिस इज द हार्वेस्ट पार्ट एंड लास्ट इज द ईल्ड। ईल्ड जो है 50 to 55 टन्स पर हेक्टेयर मिलता है फॉर फॉडर पर्पस एंड ड्यूअल पर्पस यानी ग्रेन एंड फॉडर के लिए, तो 25 टन पर हेक्टेयर एज फॉडर एंड 2.5 टन पर हेक्टेयर एज ग्रेन प्लस 2.5 टन पर हेक्टेयर एज स्ट्रॉ। तो दिस इज द ईल्ड पार्ट ऑफ द, हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट हमने पढ़ा ओट एंड दिस वाज फॉर द राई। एंड द थर्ड क्रॉप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द ट्रिटिकेल। तो ट्रिटिकेल क्या है, ये एक मैन मेड सीरियल है। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखना कि इट इज़ अ मैन मेड सीरियल। ठीक है, तो ट्रिटिकेल क्या है, मैन मेड सीरियल है। इसको क्रॉस करा के बनाया गया है वीट एंड राई के बीच में, यानी वीट एंड राई को क्रॉस कराया गया, इनके बीच में हम क्या कर रहा है, हमने इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके, ठीक है, यानी इनका मतलब कहने का मतलब हाइब्रिड बनाया, जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं, कहने का मतलब हाइब्रिड बनाया गया इसका। ठीक है, और सबसे पहले इसे बनाया गया था स्कॉटलैंड में ड्यूरिंग 1875।
ठीक है। चीज़ें हैं कि इनिशियल प्रोसेस अभी जो हमने बहुत सारी किया चीज़ें हैं जो तो आपके लिए स्टेराइल अवेलेबल क्रॉप है, बने। तो आप वहाँ से फर्स्ट अभी भी फर्टाइल डाउनलोड कर क्रॉस सकते हमने हो। बनाया, सो गाइस चलिए मतलब ये मिलते जो हैं नेक्स्ट लेक्चर 1875 में में। किया गया तो स्टेराइल बने थे। बाय। लेकिन फर्स्ट फर्टाइल क्रॉस जो बनाया गया वो जर्मनी में किया गया था और 1888 में किया गया। आप देख रहे हो 1875 से 13 साल लग गए इसमें। द नेम ट्रिटिकेल फर्स्ट अपीयर्ड इन जर्मनी 1935। ठीक है, जो नाम दिया गया है ट्रिटिकेल वो 1935 में है। देयर आर ऑक्टाप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड कल्टीवर्स इन ट्रिटिकेल। ऑक्टाप्लॉयड मतलब 8n, टेट्राप्लॉयड मतलब 4n, हेक्साप्लॉयड मतलब 6n। ये तीन तरह के कल्टीवर्स जो हैं ट्रिटिकल में अवेलेबल है, ऑफ विच हेक्साप्लॉयड यानी 6n इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। हेक्साप्लॉयड ऑफ व्हीट एंड राई आर कॉल्ड प्राइमरी हेक्साप्लॉयड। ठीक है, हेक्साप्लॉयड जो है व्हीट एंड राई का, उनको क्रॉस करा के हमने जो बनाया है, मतलब 6n एंड 6n राई का भी और व्हीट का भी लिया गया और उससे हमने क्या कराया है, हेक्साप्लॉयड बनाया है। किसका? ट्रिटिकेल का। ठीक है, जिसको हम लोग प्राइमरी हेक्साप्लॉयड कहते हैं। ट्रिटिकेल इज आइदर स्प्रिंग और विंटर कल्टिवेटेड। ट्रिटिकेल को हम विंटर में भी लगा सकते हैं और स्प्रिंग में भी लगा सकते हैं। दे टेंड टू टिलर लेस बट हैव लार्ज इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, कहने का मतलब है कि दे टेंड टू टिलर लेस, टिलर्स कम बनते हैं, बट हैव लार्जर इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रिटिकेल कल्टीवर्स आर ऑन्ड, मतलब सब में ऑन प्रेजेंट होता है। आपको ऑन के बारे में जानना है तो आप हमारे वीट के लेक्चर को देख सकते हो, वहाँ पे मैंने ऑन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इनिशियल कल्टीवर्स आर लो ईल्ड, उनका ईल्ड जो था कम था, टॉल थे, वीक स्ट्रॉ था, संकन थे, संकन कर्नल्स मतलब दबे हुए, हाई ससेप्टिबिलिटी टू एर्गट। एर्गट क्या होता है? डिजीज़ होता है। ठीक है, तो वो उसमें ज़्यादा डिजीज़ होता था, एर्गट डिजीज़। बट हाई प्रोटीन, हाई लेवल ऑफ एमिनो एसिड एंड गुड फॉर एनिमल न्यूट्रिशन। तो इनिशियल कल्टीवर्स के बारे में हमने बात किया। ठीक है, अगर हम बात करें, एक मिनट, अगर अभी के कंडीशन अगर बात करते हैं, इन टुडेज कंडीशन, बट टुडेज कल्टिवेबल ट्रिटिकेल इज बेटर ईल्डिंग एबिलिटी देन वीट। ठीक है, उनकी जो ईल्डिंग कैपेसिटी है वीट से ज़्यादा है। मोर टिलर्स प्रोड्यूसिंग हैबिट, उनका टिलर्स भी ज़्यादा बनता है। रेजिस्टेंट टू लॉजिंग, जो मैंने बताया कि वो जस्ट अबव दी सॉइल लेवल जो बेंड कर जाते हैं वो नहीं होता। रेजिस्टेंट टू एर्गॉट डिजीज, प्लम्प कर्नल फूले हुए। ठीक है, प्रोटीन इज सिमिलर टू ब्रेड वीट, जो ब्रेड वीट जिससे हम बनाते हैं, हमने 4 टाइप ऑफ वीट पढ़ी थी, उसमें ब्रेड वीट मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो ब्रेड वीट के प्रोटीन कंटेंट के बराबर, सुटेबल फॉर स्प्रिंग एंड विंटर सीजन्स। तो दीज आर द बेसिक फॉर द ट्रिटिकेल। अगर हम बात करें इनके स्पेशलिटी क्या है, तो स्पेशल क्या है, दे कैन यूटिलाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मोर एफिशिएंटली देन विंटर वीट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। न्यूट्रिएंट और वाटर का जो एफिशिएंसी है यूज़ का वो ज़्यादा है इनमें। सीडिंग, सीड रेट, सीजन ईटीसी आर सिमिलर टू वीट। अगर सीडिंग बात करें, सीड रेट बात करें, सीजन्स बात करें तो सिमिलर टू वीट, जिस तरीके से वीट में होता है सिमिलर यहाँ पे ट्रिटिकेल के लिए। न्यूट्रिएंट एंड वाटर मैनेजमेंट आर सिमिलर टू वीट एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग वेल व्हेन ग्रोन फॉर ग्रेन्स। अगर हमने ट्रिटिकेल का कंजम्पशन जो हमने जिस ऑब्जेक्टिव से लगाया, अगर वो ग्रेन प्रोडक्शन है, तो जो रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट और वाटर का होता है वो सिमिलर है वीट की तरह, लेकिन जो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड यानी जितना हम वाटर दे रहे हैं वीट के लिए, तो उसमें जितना हमें प्रोडक्शन मिलेगा उससे अच्छा मिलता है हमें ट्रिटिकेल के केस में। अगर हम फॉरेज प्रोडक्शन पे अगर ध्यान दे रहे हैं, यानी हमें ट्रिटिकेल से फॉरेज चाहिए, तो सीड रेट में बी इनहांस्ड, हम बढ़ा सकते हैं सीड रेट 80 to 100 kg पर हेक्टेयर फॉर द रेनफेड एंड ड्राई लैंड्स। ठीक है, फॉर इरीगेटेड क्रॉप अबाउट 110 kg ऑफ सीड जो है उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इरीगेटेड रीजन के लिए। सिंस द कंप्लीट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर ट्रिटिकेल इज नॉट डेवलप, ठीक है, क्योंकि ये मैन मेड क्रॉप है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी डेवलप नहीं कर पाए हम। ठीक है, तो कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ वीट आर यूटिलाइज फॉर कल्टिवेटिंग ट्रिटिकेल। तो अभी भी हम ट्रिटिकेल को कल्टिवेट करने के लिए मैक्सिमम जो प्रैक्टिसेस वीट में अप्लाई करते हैं वही सारी चीज़ों को हम ट्रिटिकेल में भी अप्लाई करते हैं। आई होप क्लास आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 क्रॉप हमने आज कवर किया है, ओट, राई एंड ट्रिटिकेल। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें। साथ साथ फॉर वीडियोज़ अपडेट आप बेल नोटिफिकेशन पर आप टैप कर दें और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें। अगर इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ मैंने इसका इमेज भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगर आपको ये आप इसको डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं, मतलब लिंक हमने वहाँ पे भी दिया है। अगर वहाँ से अगर आपको प्रॉब्लम है तो सिंपल आप ऐप ओपन कीजिए, टेलीग्राम ऐप,
वहाँ पे गो फॉर एग्रीकल्चर सर्च कीजिए, वहाँ पे हमारा जो आपको टेलीग्राम ग्रुप है वो मिल जाएगा। वहाँ पे अभी 700 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं।